मेरा जन्म बिहार के एक बहुत ही छोटे से कस्बे में हुआ। रेलवे कॉलोनी में बहुत लड़के केवल वाला के नाम से जानते थे। आईआईटी का फॉर्म भरा तो उस समय 3 घंटे का एग्जाम होता था। 3 घंटे का एग्जाम हर एक पेपर का। कृष्णा 3 घंटा मुझे निकालना कठिन हो गया किसी भी पेपर में। जापानियों के सामने अगर आप उनके देश की बुराई कर देते तो खुद को चाकू मार लेते हैं। ओके। तो इस तरह का उनको अपने कंट्री से प्यार है। जो शिक्षक छात्र का रिश्ता था आज के डेट में वो व्यवसायी और खरीदार के जैसा अब हो गया कि अगर आईआईटी का एग्जाम पास कर गए तो तुम्हें वाकई दम है। ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो कि एक इंसान को आइडियल इंसान बनाती है? कैंसर की कई ऐसी दवाएं हैं जो डीआरडीओ ने बनाई हैं। डीआरडीओ सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं, ह्यूमन लाइफ सेविंग के लिए भी बहुत कुछ करता है। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहे तो क्या क्या रास्ते हैं या क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए? आज बहुत ज़्यादा F-35 और इन एयरक्राफ्ट की बात होती है। अब जो रिसेंट पास्ट में F-35 के 2-3 ऐसे क्रैश हुए हैं जिनके लिए आज तक डीआई कमेटी ने ये नहीं बताया कि क्या रीजन है, क्यों हुआ। सो अभी तक का सबसे डेंजरस डिफेंस इंस्ट्रूमेंट और वेपन का बात करें तो वो क्या है? मास डिस्ट्रक्शन का कहिए कि अगर कुछ खोज हुआ था तो वो था डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने किया। पर नोबेल प्राइज में कभी भी आपको डिस्ट्रक्शन का कोई टूल बनाने के लिए, कोई डिफेंस से रिलेटेड इन्वेंशन के लिए नहीं दिए जाते कुछ भी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनके लाइफ की जर्नी काफी मोटिवेशन भरी है। एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करना, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से अपना पढ़ाई करना और फिर वहां से आईआईटी से मास्टर्स करना और फिर वहां से डीआरडीओ साइंटिस्ट बनने तक का सफर काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे गेस्ट के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल के आप आए। सो एकदम बेसिक से हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ एंड देन आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ें। कृष्णा बेसिकली मेरा जन्म बिहार के एक बहुत ही छोटे से कस्बे में हुआ। दरभंगा ज़िले में आता है ये। और जन्म के बाद मेरी परवरिश पूरी समस्तीपुर ज़िले में, बिहार के ये समस्तीपुर ज़िले में जितवारपुर नामक जगह पे हुई, जहाँ मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। वहीं से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भी ख़त्म की, माध्यमिक भी, और कॉलेज के जो शुरुआती 2 साल होते हैं इंटरमीडिएट, वो भी वहीं से किया। उसके बाद की आगे की शिक्षा अन्य जगहों से हुई। और कुछ ऐसा नहीं है हमारे अपने बिहार में दरभंगा या समस्तीपुर से कहने योग्य जो आप नहीं जानते होंगे। जी जी। सो आपका मतलब कि बचपन से ही ये सपना था कि आगे चल के साइंटिस्ट बनना है या फिर ये आगे चल के तय हुआ? नहीं, कैसे आया? नहीं कृष्णा, सामान्यतः क्या है कि हम लोगों के समय में हमें ये नहीं जानकारी थी कि क्या कैरियर एवेन्यू होते हैं, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हम अवगत नहीं थे। पर एक चीज़ हमें मालूम था कि हमें पढ़ना चाहिए। शुरू से हमारे साथ जितने भी बच्चे रहे, सब बच्चे ये उनको मालूम था कि अगर उनके पास दिन का समय है तो दिन के समय में पढ़ाई है, उसके बाद मौका मिले तो थोड़ा बहुत खेलो, क्रिकेट खेलो, गुल्ली डंडा खेलो, ये जो भी उस ज़माने में लोग खेलते थे, हम लोग भी खेलते थे। हाई स्कूल तक हमें कोई जानकारी नहीं थी कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब पास किया हम लोगों ने हाई स्कूल, तो उस समय कुछ हम लोगों ने ऐसे ही शोर शराबा सुना के कुछ लड़के हमारे गांव के आसपास के आईआईटी में क्वालिफाई किए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ आईआईटी में। तो आईआईटी क्या होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या होता है, नहीं होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, नहीं होता है, मालूम नहीं। मेरे पिताजी अच्छे पढ़े लिखे थे मगर आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, पटना यूनिवर्सिटी से MA LLB थे। और बहुत ज़्यादा इस बात से वो कभी चिंतित नहीं रहते थे कि हमको क्या करना है। हाँ, एक चीज़ है कि जो नैतिक शिक्षा है कि क्या सही है क्या गलत है, जीवन में फैसले कब किस परिस्थिति में कैसे लें, जब कभी भी मैं उनके साथ बैठता था तो इन बातों पे चर्चा होती थी उनके साथ। इंटर में आए, इंटर में मैथमेटिक्स सब ले रहे थे, हमने भी लिया। मैथमेटिक्स बेसिकली बिहार के लड़कों का अच्छा होता है, हमने भी लिया। लेने के बाद आईएससी पास करने के बाद आगे का करियर मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ एक जनरल ट्रेंड होता है यूपीएससी। जी। और यूपीएससी के लिए एक सामान्य मान्यता हमारे यहाँ ये है कि अगर आप 8 सब्जेक्ट से जाते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन में जाते हैं, तो शायद ये आसान होता है, या पॉलिटिकल साइंस वगैरह से आप कुछ पढ़ते हैं। तो यही सोच लेके मैं चला गया पटना कि अब मैं जाऊंगा पटना में, पटना कॉलेज पटना में मैं भी एडमिशन लूँगा। और मेरे पिताजी के कई दोस्त उस समय आईएएस और आईपीएस कैडर में काम कर रहे थे। उनमें से एक हैं
श्री चंद्रिका प्रसाद, वो वहाँ पे उस समय भागलपुर ज़िले में पोस्टेड थे, मगर उनका घर पटना में था। मैं उन्हीं के यहाँ गया रहने, इत्तेफाक से आए अपने घर पे, तो पूछे क्यों, कैसे, आज कैसे आना हुआ, तो बताया कि ऐसे चाहे एडमिशन लेना, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ हुए कि तुम्हारा इतना अच्छा है फिजिक्स मैथमेटिक्स और तुम क्या ही जाएगा, ये कल वाला पटना कॉलेज नहीं है, आज का पटना कॉलेज है, रोज़ बम चलाता है लड़का, मार करता है, ये करता है। मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव था वो क्राइम से रिलेटेड वो ज़्यादा था, और उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। मैं भी वहाँ से लौट के आ गया। आने के बाद फिर मैंने उस साल आईआईटी का फॉर्म भरा। आईआईटी का फॉर्म भरा तो उस समय 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था। 3 घंटे का एग्ज़ाम हर एक पेपर का, 3 घंटे का फिजिक्स, 3 घंटे का केमिस्ट्री, 3 घंटे का मैथमेटिक्स। तो एक दिन में 2 पेपर, दूसरे दिन में 1 पेपर होता था। कृष्णा, 3 घंटा मुझे निकालना कठिन हो गया किसी भी पेपर में। तब मैंने अपने लाइफ में इसको चैलेंज समझा कि नहीं, लाइफ में चैलेंज का मतलब है आईआईटी, नॉट ओनली यूपीएससी। कि अगर आईआईटी का एग्ज़ाम पास कर गए तो तुम्हें वाकई दम है। ये करके मैंने उधर अपना झुकाव बढ़ाया, उसके लिए तैयारी करनी शुरू की। इवेंचुअली बहुत सारी घटनाएं हुई, कहाँ से कहाँ, कैसे से कैसे। और मैं आपको बताऊँ, उस समय मैं केबल टीवी भी चलाने लगा था इंटर में पढ़ने के बाद। तो लाइफ मेरा काफ़ी इवेंटफुल रहा सब दिन से। और फाइनली मैंने आरएफ में एमटेक किया हुआ है। तो एक केबल ऑपरेटर का, मुझे मेरे रेलवे कॉलोनी में बहुत लड़के केबल वाला के नाम से जानते थे। तो जब मैं यहाँ डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन के वहाँ गया तो बहुत लोग सरप्राइज थे कि अरे केवल बात। हाँ, ये तो केबल चलाता था। तो ये है जीवन की सच्चाई। तो हम एक यहाँ जो चीज़ मेरे जीवन में बहुत 1-2 कोट काफ़ी प्रभावी लगती है। मैं पटना में भी रहा आईआईटी की तैयारी के टाइम में। तो वहाँ मेरे किसी दोस्त ने अपने रूम में, नैन मूंगिया है, क्रिकेटर थे जी। उसके पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ था, वो लगाया हुआ था उसने पोस्टर अपने रूम में कि यू नेवर नो व्हाट यू विल बिकम। और मैं भी उस बात को मानने वालों में से हूँ एक, कि आपको नहीं पता होता है आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। और आपकी किस्मत, हालांकि मैं साइंटिफिक कम्युनिटी से हूँ, ये अच्छे शब्द नहीं है किस्मत, बट कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी एक फैक्टर होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। जी। सो आप आईआईटी दिल्ली से एडमिशन आपका हुआ, उसके बाद आप एक अच्छे प्राइवेट या नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँ, मैंने आईआईटी में पहले नहीं एडमिशन पाया था। मैं एमआईटी मुजफ्फरपुर से ही मैंने बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और रुझान हमारा एक चीज़ में हमेशा था। हमारे यहाँ 3 जो जॉब होते हैं उसको सबसे ऊपर माना जाता था, इसरो, डीआरडीओ और बार्क। उसके बाद कुछ लड़कों का चॉइस रहता था इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उसी में हमारी भी चॉइस थी ये डीआरडीओ की तरफ। इसरो में कुछ रिमोट लोकेशंस की वजह से, और बिहारीज आर होम सीकर्स, मैं भी था जी। तो इसरो के लोकेशन से घर आना जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर बाद में मैंने एमटेक किया हुआ है ओके। आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से। और ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं वो थे हमारे लिए, एक से एक जॉब थे पैसे के मामले में। जी। बट पैसों से सेटिस्फेक्शन नहीं है, काम। और ऐसा क्या सेटिस्फैक्शन है गवर्नमेंट जॉब में जो प्राइवेट में नहीं, दिस यू कांट सिंपली से कि ये गवर्नमेंट जॉब है। जी। ये एक जॉब है जो पैशन जैसा है लोगों के लिए, लोग चाहते हैं इसमें आना। जी। कि आप अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे कहीं आप काम कर सकते हैं इंडिया में, तो डीआरडीओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप जिस तरह के भी टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं, यू आर गिवन एम्पल फ्रीडम हेयर। और वो यहाँ आने के बाद ज़्यादा महसूस हुआ। उससे पहले तो बस ये लगता था कि डीआरडीओ में जाने का मतलब है कि सिर्फ मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट, बट डीआरडीओ बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, हर चीज़ के लिए काम करता है। आपको मैं बता दूं कि आपने शायद उसका नाम सुना हो या ना सुना हो, डीआरडीओ का एक आता है ले बेरी जूस। तो बेसिकली बेरी जूस है जो लेह लद्दाख के इन्वायरमेंट में तैयार किया है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइजीनिक एनर्जेटिक ड्रिंक। ओके। और कैंसर की कई ऐसी दवाएं हैं जो डीआरडीओ ने बनाई हैं। ओके। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं डीआरडीओ को, जो मतलब आप एक तो जनरल परसेप्शन ये है कि हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, तो मैं वहाँ कंट्राडिक्ट करता हूँ कि नहीं, डीआरडीओ सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं, ह्यूमन लाइफ सेविंग के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, करता है।
ओके। सो अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहे तो क्या क्या रास्ते हैं या क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए? अगर किसी का एम अगर अभी से हो जो कि 10th 12th में पढ़ रहा हो तो वो कैसे उस रास्ते पर चल जा सकता है? देखिए, आज जो जनरल चैनल है पूरे इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, वो एक कॉमन एग्ज़ाम हुए गेट। तो गेट के लिए मैंडेटरी है कि आपका या तो बीटेक भी, अदरवाइज कुछ एक कोर्सेस एमएससी के बाद भी हैं। तो गेट में आपको रैंक लाना होगा। टॉप रैंकर्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और इंटरव्यू इज़ द सोल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। ओके। सो अगर जब बात करें डीआरडीओ की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि वी आर द और दे आर द एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट का जो फंड्स है एलोकेशन दैट आल्सो गोज टू द डिफेंस सेक्टर एंड अगर इस तो ये एक ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए है या फिर किसी कंट्री को बचाने के लिए है? मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा यहाँ पे। जो एक कुछ मैंने देखा है कि आम पब्लिक के बीच में कुछ गलत अवधारणाएं हैं जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ, इसमें मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये मानते हैं कि डिफेंस या डीआरडीओ पे जो खर्च होते हैं ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। एक बहुत जनरल सेइंग है कि इफ़ यू वांट पीस देन गेट रेडी फॉर वॉर। आप मानव मस्तिष्क एक विविध आयामी चीज़ है। मैं देखता हूँ कि कुछ शांति की तलाश में राजा महाराजा की जगह को छोड़ के और वो तपस्वी बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई आवश्यकता न होने के बावजूद एक दूसरे का गला काट के और मतलब कुछ भी करने को, उदाहरण के तौर पे आप कसाब को देख सकते हैं, उसके पास कोई रसनल नहीं था लोगों को मार देने का। तो आदमी का दिमाग का कितना आयाम है ना, ये आप नहीं सोच सकते। तो उसी आयाम से एक आयाम ये भी निकल के आया कि आदमी एक दूसरे के लिए खतरा बनने लगा। और आप खतरे से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना होगा और वही वजह है कि आपको डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा। आप वर्ल्ड वॉर के जितने भी किस्से हैं आप उनको पलट के देखें और उन सब में मोरल आपको एक ही मिलेगा कि इफ़ यू आर सो स्ट्रॉन्ग तो आपकी तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई कि डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, और उस पर मैंने पहले ही कहा कि डीआरडीओ सिर्फ डिस्ट्रक्टिव डोमेन में नहीं है। दो और बजट से रिलेटेड और खर्चों से रिलेटेड बात के बारे में जनरल पब्लिक के पास जो है ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है कि डिफेंस में बजट ये हो जाता है, फलाने जगह ये हो जाता है। जहाँ तक मुझे याद है मोटे मोटी 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूरा डिफेंस बजट है अपना जी। उसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पेंशनर्स जो हैं हमारे आर्मी के ओके। या डिफेंस सिविलियंस, उनके लिए 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का जाता है। डीआरडीओ का बजट ओवरऑल मुझे लगता है उसके टोटल रिसर्च एक्टिविटी के लिए 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का आता है बस। लेकिन पब्लिक ओपिनियन ये है कि डीआरडीओ को, मैंने कई जगहों पे क्रिटिसिज्म में लोगों को कहते सुना है कि डीआरडीओ इज़ ए वाइट एलिफेंट। क्या है उनका बेसिस मैं नहीं जानता, पर अगर आप डीआरडीओ का अचीवमेंट्स काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि इतने कम खर्चे में डीआरडीओ ने जो भी किया है वो दूसरे कंट्रीज़ में किसी भी आर&डी ऑर्गेनाइजेशन ने करके नहीं दिखा है। एक दो मिसाल की बात मैं बताऊं, LCA ऑल्दो इट वाज डिलेड, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काफ़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। एरो इंडिया शो हुआ उसके बाद तो और भी ज़्यादा इसके बारे में चर्चाएँ हो रही है, तरह तरह की चर्चा हो रही है। टच वुड, दुनिया में मैं किसी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं जानता हूँ जो डेवलपमेंट के दौरान 1-2 क्रैश ना देखा हो। LCA इज़ द एक्सेप्शन। हमने ऐसा डिज़ाइन करा हुआ है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई है, तो आप इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आप बाहर से कुछ खरीद के ले आए होते, आज बहुत ज़्यादा F-35 और इन एयरक्राफ्ट्स की बात होती है। आप जो रिसेंट पास्ट में F-35 के 2-3 ऐसे क्रैश हुए हैं जिनके लिए आज तक DI कमेटी ने ये नहीं बताया कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इन बातों को जहाँ तक हो सकती है दबाने की कोशिश की गई। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने हर तरह के चीज़ में, हमारा हर एक डोमेन में, मैंने बताया लेबरी जूस से लेके
और हम फाइटर एयरक्राफ्ट तक सब कुछ बनाते हैं, करते हैं, दैट टू विद इन 5 to 7,000 करोड़ ऑफ डिफेंस रिसर्च बजट। ओके। तो बहुत सारी बातें हैं, और नहीं, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कम एलोकेट करती है या फिर ज़्यादा एलोकेट करती है। हमारे पास संसाधन ही इतने हैं, और हम अपने संसाधनों में जो कुछ कर रहे हैं वो काफ़ी ही संतोषजनक है। जी। बट अगर फिर भी अगर हम इंडिया का कंपेरिजन अगर यूएस चाइना जैसे कंट्रीज से करें तो हम लोग इनोवेशन और इन्वेंशंस के मामले में काफ़ी पीछे हैं अगर आज के, और स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर के। जैसे अभी चाइना और यूएस ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारा एजुकेशन सिस्टम, या फिर क्या है रीज़न जो कि हम इतने उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे अदर कंट्रीज ग्रो कर रही है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आप इसको बहुत सहजता से नहीं समझ सकते, लेकिन एक दो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड इंटेल अपने रिसर्च के लिए जानी जाती है, अपने प्रोसेसर्स के लिए जानी जाती है, और इंटेल का हम आप सब कोई कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ही रहे हैं। इंटेल के जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें से मैक्सिमम रिसर्च कंट्रीब्यूशन किसी एक कंट्री से आता है तो वो है इंडिया। ओके। तो हमारे पास जो जो चैलेंजेज, हमारे पास कुछ एक बेसिक चैलेंजेस है। सबसे पहला चीज़ जो मैं समझता हूँ, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, R&D को ध्यान में रखते हुए हमारा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया गया है। एक तो जो मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ, ये किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बायस प्रेजुडिस की बात नहीं, जो मेरी समझ में आई, जो कमी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो है। दूसरा है फंडिंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम 5 ट्रिलियन को एक बहुत बड़े एम्बिशन के रूप में देख रहे हैं। US इज ऑलरेडी 30 ट्रिलियन, जी। चाइना 20-25 ट्रिलियन। तो हम कहाँ पे हैं, आप इसको देखें, और मोर ओवर हमारी पॉवर्टी को देखिए। तो रियल चैलेंज हमारे लिए R&D से बढ़ के कई ऐसे चीज़ हैं, कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जो प्राथमिकता की बन जाती हैं, तो हम थोड़ा वहाँ पे पिछड़ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे हैं किसी भी सेक्टर में, और वर्ल्ड वाइड हम इनसिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, अर्ली लीड किसी का है तो वो तो आगे रहेंगे ही। सो अभी तक का सबसे डेंजरस अगर डिफेंस इंस्ट्रूमेंट और वेपन का बात करें तो वो क्या है? जब डेंजरस आपने लगाए थे तो डिफेंस टूल में नहीं काउंट करता हुआ। डिफेंस का मतलब होता है हम अपना आप को सुरक्षित रखने के लिए। हम इसको डिस्ट्रक्शन का टूल कह सकते हैं। जो थ्रेट है वर्ल्ड के लिए, जो केमिकल वेपन्स हैं, जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, वो वाकई थ्रेट हैं ह्यूमैनिटी के लिए। आप एक उदाहरण अगर आप याद करना चाहें तो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिरा था उसको आप याद करें। तो भगवान ने करे कि धरती पे कभी इन वेपन्स का प्रयोग हो। सो बट न्यूक्लियर वेपन्स का जो जो इन्वेंशन था वो किसी डिफेंस के लिए हुआ था या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो मास डिस्ट्रक्शन का कहिए कि अगर कुछ खोज हुआ था तो वो था डायनामाइट। ओके। अल्फ्रेड नोबल ने किया था। तो डायनामाइट का खोज करके वो पहले काफ़ी खुश हुए, बाद में उन्हें लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने दुनिया की बर्बादी का इंतजाम कर दिया। जी। तो फिर उन्होंने अपने नाम से नोबेल प्राइज़ के लिए अपनी जो भी कमाई थी पूरे पैसे फंड कर दिए, और उस पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ में कभी भी आपको डिस्ट्रक्शन का कोई टूल बनाने के लिए, कोई डिफेंस से रिलेटेड इन्वेंशन के लिए नहीं दिए जाते कुछ भी। जी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, ये इंसान के दिमाग का फितूर मैं कहता हूँ कि जी। क्यों हम इस तरह का मास डिस्ट्रक्शन चाहें, क्यों हम चाहें कि पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। जी। ये कहीं से मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर मगर वही बताया मैंने कि इंसान के दिमाग के बहुत सारे आयाम हैं, जी। आप सब पे काबू नहीं रख सकते। सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें कि डिफेंस इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशंस और जो भी एग्जीक्यूशंस होता है, अगर हम इंडिया कंपेरिजन अगर अदर कंट्री से करते हैं तो इंडिया किस रैंक पे है और नंबर वन कौन सा कंट्री है? तो ये सब आंकड़े तो आप कहीं भी किसी भी पेपर मैगजीन में देख लेंगे, जी। पर एक ओवरऑल जो कंसेंसस है, लोगों का मानते हैं कि US अभी सबसे आगे है। जी। उसके बाद अगर आप कहें R&D आउटपुट में, तो चाइना भी अब उसकी तरफ जा रहा है, काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। जी। रसिया भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे था, जी। अब ड्यू टू ये यूक्रेन वार और इन चीज़ों से थोड़ा पिछड़ रहा है, फिनेंशियली और इकोनॉमिकली भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।
बट एज ए मतलब ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाइज अगर कहेंगे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कहाँ और किसने क्रिएटिव वे में किया, तो मैं कहूँगा वो है जापान। ओके। और उसने अब मास डिस्ट्रक्शन से अपना दिमाग ही हटा लिया है, अपनी सुरक्षा का भी ठेका दे दिया है यूएनओ को। और टोटल का टोटल उनका आउटपुट प्रोडक्टिव आउटपुट है। ओके। सो जापान का ऐसा क्या मॉडल है जो कि आपको लगता है कि किसी अदर कंट्रीज को कॉपी करना चाहिए, या फिर अ, जापान, अब मैं ऐसे कहूँ कि होंडा कहाँ की कंपनी है, जापान की? सुजुकी कहाँ की कंपनी है, जापान की। निसान कहाँ की कंपनी है, जी, जापान। सोनी कहाँ की कंपनी है। जापान। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में जिधर नजर दौड़ा के देखेंगे जी। आपको जापान दिख जाएगा। और जापान आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि जापान का पूरा एरिया, मैं एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, पर मुझे नहीं लगता है बिहार के एरिया से ज्यादा होगा। और वो भी समुद्र के बीच में अलग अलग टापू हैं, चार बड़े टापू का वो कह सकते हैं कोलेब्रेशन है वो। ओके। और आप देख लीजिए कि दुनिया को उसने क्या क्या दिया। और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जाके देखिए क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जाके देखिए क्या हुआ था। तो दे आर टोटली डिफरेंट, दे लव देयर नेशन लाइक एनीथिंग। वो जो एस्पिरेशनल चीज़ है हमारे यहाँ कि हम थेरिटिकली तो इंडियननेस को बहुत एंजॉय करते हैं, बट इंडियननेस का मतलब नहीं समझते। हम अपने कंट्री से मौखिक रूप से तो बहुत प्यार करते हैं, हम मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, ये हमारे दिमाग में विचार में आता है। जी। लेकिन इस कंट्री के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, इस कंट्री के हम भी एक ऐसे पिलर बन के उभरे हैं जो हमारा देश हम पे प्राउड करे। इस तरह की फीलिंग हमारे यहाँ नहीं, उनमें है। जी। आप उनमें शायद हैकू या क्या था वो टर्म मैं भूल रहा हूँ, कि जापानियों के सामने अगर आप उनके देश की बुराई कर देते तो खुद को चाकू मार लेते हैं। ओके। तो इस तरह का उनको अपने कंट्री से प्यार है। और देख रहे हैं उसका जो विंड है वो आप देख रहे हैं। जी। सो तो हम लोग भी तो उस तरफ जा सकते हैं जो ये सोच है, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स, हम और कोई अदर कंट्री, कैन नॉट वी गो टुवर्ड्स दैट साइड इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस इंस्ट्रूमेंट, और जो भी ये हो रहा है? नहीं, आप फिर वही बात आ जाती है, आप चारों तरफ से कहें तो एक इविल माइंडसेट से घिरे हुए हैं। आप चाइना एक ऐसा कंट्री है, विदाउट हेजिटेशन आई कैन से कि वो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने में उसका इंटरेस्ट रहता है। उसका इंटरेस्ट इस बात में नहीं कि ठीक है आई हैव ग्रोन सो इट्स गुड, आई शुड ग्रो फर्दर, ये नहीं है उसका। आई ओनली शुड ग्रो, ये है उनका अप्रोच। और वो हमारे लिए थ्रेट बने हुए हैं। आए दिन आप कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में देखते होंगे परेशानी। उधर पाकिस्तान, वो उसमें भी अलगाववादी लोग हैं बहुत सारे। अभी बांग्लादेश एक नया सरदर्द बन रहा है आपके तरफ। तो छोटे छोटे थ्रेट्स जो हैं आपके लिए चारों तरफ से हैं, आप जिधर भी जाएं आपके लिए तैयार हैं लोग आपको परेशान करने के लिए। तो आप यहाँ से मुंह नहीं चुरा सकते, आपके जीवन की सच्चाई है, आपको ये कबूलना पड़ेगा। अगर हम आपसे एक सक्सेस का डेफिनेशन पूछें, तो आपकी नज़र में सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है? आ, बड़ा कठिन है। जी। सक्सेस को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते और सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती। बट अगर आप जो मेरा अपना मौलिक मेरी सोच है उसमें ये है कि परोपकार पुण्य पापाय परपीडनम। आप जितना परोपकार कर पाते हैं, जितना आप सोच पाते हैं, अगर आप उतना कर पाते हैं मानवता के लिए, आप जीवन में कुछ भी कर पाते हैं, तो वो एक सक्सेस है। ओके। सही है। सो ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो कि एक इंसान को आइडियल इंसान बनाती है? आप अपने देश में देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, उनकी सोच को देखिए, और उनके जीवनी की माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, वो एक किताब है, कभी पढ़ के देखिए तो आपको समझ में आएगी कि एक अच्छे आदमी की सोच में क्या होना चाहिए। जहाँ तक ये सारे सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। हमें बताया कि आप किसी एक व्यक्ति को अच्छा या बुरा उसके किसी सोच की वजह से नहीं कर सकते। एक चोर है अपने परिवार के लोगों के लिए आदर्श हो सकता है, और एक अच्छा आदमी, एक अच्छा ईमानदार आदमी अपने परिवार के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। तो सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, कुछ कह नहीं सकते। पर मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की सोच जो थी वो वाकई एक अलग सोच थी।
आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं अपने माँ पिताजी को इसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे खुद का जो है मेहनत जो कह सकते हैं है, बट इट्स नॉट ए सक्सेस फॉर मी। ओके। तो आपकी पूरे लाइफ की जो भी अप्स एंड डाउन्स के थ्रू आप गए हैं, सब तो एक बेस्ट लर्निंग जो कि आपको मिला हो आपके लाइफ से। बेस्ट लर्निंग ये है, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हिम्मत। तो आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, जीत मिलेगी। आप जो चाहते हैं वो होगा, ओके। बट कोई समय लगेगा। ओके। सो कोई एक बुक जो कि आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, जो कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट बुक रहा हो इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही ओके। कहा था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ट्रूथ महात्मा गांधी ने बाय महात्मा लिखा है। गांधी। आप देखें उसको एक बार पढ़ के। जी। हाँ, वाकई अच्छा लगेगा। जी। बाकी मैं हिंदी साहित्य में बहुत सी कहानियाँ, बहुतेकों मतलब पढ़ी हैं मैंने। प्रेमचंद की तो लगभग सारी किताबें पढ़ ली हैं, सारे उपन्यास पढ़ लिए हैं। जी। और अभी रिसेंट एक काशीनाथ सिंह हैं, जी। उनकी कहानी पढ़ी थी मैंने, रेहन पे रघु। वो भी मुझे अच्छी लगी थी। तो रिसेंट में मैं लिटरेचर से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो एक चीज़ मैं एक पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की आपने बेसिक, तो अभी अभी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उस टाइम के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो एजुकेशन है, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं, स्पेशली बिहार में? बहुत दुख होता है आज की स्थिति देख के। हम लोगों के समय में मेरे स्कूल में 18 टीचर का सैंक्शनड पोस्ट था, 17 उसमें थे हमारे समय में। और टीचर शब्द की जो आप परिभाषा कहेंगे, जो अ, एक हमारे दिमाग में जो टीचर के बारे में एक पहला इम्प्रेशन बनता है, वो सारे टीचर उस इम्प्रेशन के थे। मैंने आज तक उनको कभी ये नहीं देखा कि दो बच्चों के बीच में ये कभी उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरे बच्चे नहीं है। ओके। इस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, और काफी इज्जत है उन लोगों के प्रति हमारे मन में। और जो शिक्षक छात्र का रिश्ता था आज के डेट में, वो व्यवसायी और क्या बोलेंगे, खरीदार के जैसा अब हो गया है। मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक, वो अच्छा नहीं है। काफी काफी गिरावट हुई है शिक्षा में। सो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर हम बात करें कि वैसे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं गवर्नमेंट को, या फिर बच्चे उस तरीके से पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? कभी भी कोई गिरावट होती है ना कृष्णा, तो किसी एक कारण से नहीं होती है। आपको अगर कोई सिस्टम कोलैप्स कर रहा है ना, तो कोई एक कारण नहीं, वो एक इंस्टेंटेनियस कारण में आप कह देंगे कि हाँ ये कारण है, वो कारण है। जो मौलिकता है एजुकेशन का वही बदल गया। मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे समय में 200 नंबर का मैथमेटिक्स होता था, और 300 नंबर का लिटरेचर हम पढ़ते थे। ओके। 100 हिंदी, 100 इंग्लिश और 100 संस्कृत। जी। ठीक है। और 150 नंबर का पूरा विज्ञान होता था, जिसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बायोलॉजी। जी। 150 का सोशल साइंस होता था। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ये था, जहाँ हमने लिटरेचर को वेटेज दिया था। हम कहते थे कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धन आपनोति, धना धर्मम तथा सुखम। जी। आज वो बेसिक फिलॉसफी खत्म हो चुकी है हमारे समाज से भी। जी। हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जी। पढ़ाना इसलिए चाहते हैं कोई इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने। वो इंजीनियर या डॉक्टर इसलिए ना बने कि वो समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, इंसानियत की सेवा करे, जी। बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। तो अब एक शॉर्टकट ढूंढ लिया हम लोगों ने कि विद्या ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। और इसका रिप्रकशन ये है कि जो जनरेशन है वो भी बहुत खुश नहीं है। जी। आज का जनरेशन बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं है। 35-40 के एज में आते आते उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन आप देखेंगे, उनकी सोच जो देखेंगे, काफी अपरिपक्वता आपको लगेगी वहां पे। तो वी नीड टू री इंट्रोस्पेक्ट। और गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा एक दो बार सोच के देखिए कि क्या डिफरेंस हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज अगर हम दे दें कि जो मतलब हमारी आर्थिक स्थिति में ही सुधार लाना नहीं है हमारा, हमको इंसान को इंसान बना के रखना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है, जी। जिस चुनौती को हम लोग शायद नज़रअंदाज कर। जी। सो एक बुक मैं भी पढ़ रहा था जिसमें मैंने पढ़ा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसे ही बनाया गया है कि हम लोग
एक लेबर माइंडसेट को प्रिपेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑफ इनोवेटिव माइंडसेट या फिर एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने की जगह पे, क्योंकि जैसे ही हमारा जॉब, जैसे कि एजुकेशन खत्म हुआ फिर हम जॉब में जाते हैं और एक वहाँ से फिर एक जॉब का रास्ता शुरू हो जाता है। बहुत कम ऐसे स्कूल है या फिर कॉलेज है जहाँ से हमें बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया जाता है फ्रॉम, या फिर स्कूल से ही सिखाया जाता है कि हमें कैसे बिजनेस करना है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं देखिए, आप अगर आप देखें अपनी डेमोग्राफी को इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझिए कि आज आपका पर कैपिटा इनकम नाइजीरिया जैसे देश से भी कम है। ओके। तो आपकी निश्चित रूप से जो मौलिक आवश्यकता है, दाल रोटी की समस्या है, आप उस पर जरूर फोकस करेंगे। तो पहली चुनौती लोगों के सामने आज ये हो जा रही है कि हमें वही जो है, एक रोजगार चाहिए, कम से कम खाने को जीने को कुछ साधन चाहिए। जब उसके ऊपर आते हैं तब लोग इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप इन चीज़ों पे जाते हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या रीजन है। जी। तो सबसे बड़ा रीजन है कि बेसिक जो नीड्स है वही फुलफिल नहीं हो हाँ पा वही रहा है। हमारे, मैं तो ऐसा ही महसूस करता हूँ क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे आज भी मैं जो गरीबी का स्तर देख रहा हूँ, मैं जो लोगों की हालत देख रहा हूँ, लोग किसी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ तब तक नहीं जाते जब तक उनका अंतिम दिन बिल्कुल नजदीक ना आ जाए। सही बात है। जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे आप अपनी जो अपने जान को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप इनोवेशन में क्या करेंगे, R&D में क्या करेंगे। जी। So that is the basic reason what I feel. जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दिए और आप अपना इतना सारा नॉलेज शेयर किए, स्पेशली डिटेल्ड अबाउट जो जो मैंने पूछा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, ये सारे मेरे निजी मत थे, जी। जिसको मेरा ऑर्गेनाइजेशन और काम से जोड़ के ना देखा जाए। जी ठीक है सर, थैंक यू।